every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में मैं आपके साथ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे अभी जो है हमारी सीरीज चल रही है इस चैप्टर की, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, जो हमारा चैप्टर 3 है। अगर आपने उसकी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो, फिर इसको फटाक से पूरा करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। और एक बेसिकली एक पार्टनरशिप क्या है, ये एक ऐसी एसोसिएशन है लोगों की जो एक साथ आए हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मैनेजरियल एबिलिटीज को लेके, ताकि एक बिजनेस रन कर सकें और एक एग्रीड रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर सकें। ल्यूइस एच हैनी के हिसाब से, एक तो नाम ऐसे हैं इनके, ल्यूइस एच हैनी, तो ये जो भी अंकल थे, इनके हिसाब से पार्टनरशिप जो है इसको एक रिलेशन की तरह आप डिफाइन कर सकते हो बिटवीन, किसके बीच में है ये, ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने एग्री किया है कि वो बिजनेस करेंगे इन कॉमन, उनका प्राइवेट गेन्स के मोटिव के साथ। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट कमाने के मोटिव के साथ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने की बात करी है, चाहे उनमें से सब लोग बिजनेस करें या फिर कोई एक बाकी सबके बिहाफ पे करे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब जो लोग हैं जिन्होंने पार्टनरशिप में आके एग्री किया है हम ज्वाइन करेंगे पार्टनरशिप, उनको पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली उनको सबको मिला ले तो एक फर्म कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म होती है। जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम 20 लोगों की ज़रूरत होती है, मतलब मैक्सिमम 20 रहते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा इसके फीचर्स में, तो आप थोड़ा सा खिसक जाओगे। सुनो, तो यहाँ पे आप सामने 3 डेफिनेशंस देख सकते हो। तो अब 2-3 तो मैंने अभी आपको बताई, 3 ये और हैं। तो जितनी डेफिनेशन आप याद करना चाहते हो कर लो। ठीक है, तो बात करेंगे इसके फीचर्स की, पार्टनरशिप के फीचर्स। यहाँ पे ना हमारे पास काफ़ी सारे इसके फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने लोग होते हैं? कम से कम 2 लोग होते हैं पार्टनरशिप के लिए। अब एक पार्टनरशिप में जहाँ पे 2 लोगों से कम है, अगर कोई भी ऐसा केस होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 2 से कम हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, उसमें डिसॉल्व कर दिया जाएगी। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हैं, वो कितने हैं? सेक्शन 464 के हिसाब से बता रहा हूँ, वो है 50। तो कहीं पे 100 भी लिखा गया है, तो बेसिकली उसमें वहाँ पे 100 लिखा गया था, लेकिन उसके रिगार्डिंगली अगर आप देखते हो जो रूल 10 दिया हुआ है कंपनीज रूल्स में 2014 में, तो उसमें ये कहा है कि 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, अभी तक मैं आपको 3 चीज़ें बता चुका हूँ। मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो बेसिकली अब ये है ना कि यहाँ पे इन्होंने, बुक वालों को खुद को नहीं पता है, उन्होंने ऐसे अलग अलग लिख दिया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पता करने की कोशिश करी थी कि जो बैंकिंग है उसमें 20 रहते हैं, बाकी बिजनेस में 50 रहते हैं। 100 वाली चीज़ को भी छोड़ दो, क्योंकि इस पॉइंट में तो ये बुक वाले खुद ही कहते हैं कि अभी के लिए लिमिट 50 है। ठीक है, तो वो उसमें लिखा था 100 है, लेकिन जो उसके जो 2014 के जो रूल्स हैं उसमें 50 लिखा हुआ, तो हम 50 मान के चलते हैं। तो 50 लोग हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है एग्रीमेंट का। अब यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं जो पार्टनरशिप बना रहे हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो या रिटन हो। अगर डॉक्यूमेंट्स में आप बनाते हो एग्रीमेंट, तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे रहता है लॉफुल बिजनेस। अब जो पार्टनरशिप है वो कोई भी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप है वो फॉर्म आप तभी करोगे जब आपको कोई ऐसा बिजनेस करना है जो कि लीगल है। अगर 3-4 गुंडे एक साथ आके चोरी करने लगते हैं, किडनैपिंग करने लगते हैं, स्मगलिंग करने लगते हैं, तो उसको अब पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको लीगल रखना है। ठीक है, तो कभी आप कहो कि चलो यार मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर डकैती करना चलता हूँ, तो हमारी पार्टनरशिप बन गई, तो वो सिर्फ कहने के लिए पार्टनरशिप है, कोई पार्टनरशिप नहीं होगी, वो सिर्फ लीगल होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया लॉफुल बिजनेस। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि वो बिजनेस के जो जितने भी प्रॉफिट्स हैं और लॉसेज हैं उनको शेयर कर सकें। ठीक है, तो उनके बीच में एग्रीड होगा कि भाई तू इतना रखेगा, मैं इतना, एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा। अब जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स हैं जो जॉइंटली रन करते हैं, उनको आप पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट्स की शेयरिंग नहीं हो रही है। ये भी चीज़ है कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है
वो ज़रूर एक प्रूफ नहीं है पार्टनरशिप का, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो क्रेडिटर्स हैं, जो जिनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है, आप उनको पार्टनर्स नहीं कह सकते, क्योंकि एग्रीमेंट आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई तुम पार्टनर्स हो, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट का थोड़ा शेयर मिल रहा है तो आप पार्टनर कहलाए, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती है। अब फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे कहता है एजेंसी रिलेशनशिप। अब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि हर पार्टनर जो है वो एक प्रोप्राइटर भी है और फर्म का एजेंट भी है। जो बिजनेस है फर्म का वो या तो सब लोग करेंगे या फिर कोई एक बाकी सबके बिहाफ पे करेगा। हर पार्टनर जो है वो एंटाइटल्ड है कि वो बिजनेस के जो उनकी फर्म है उसके बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट ले और बाकी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करे। अगर कोई थर्ड पार्टी से डीलिंग्स करी जाती हैं, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं तो उसमें बाकी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करने का वो पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। छठा पॉइंट कहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब जो पार्टनर्स और फर्म्स के बीच में रिलेशन है उसमें ये है कि जो सारे पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली लायबल हैं, कि जितने भी डेट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस हैं फर्म की, उसके लिए सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल हैं टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। तो उनके पर्सनल एसेट्स भी लिए जा सकते हैं अगर बिजनेस के एसेट्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की और फिर डीमेरिट्स की, कुछ फायदे नुकसान देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे मेरिट्स में ईज ऑफ फॉर्मेशन। जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी इजीली फॉर्म हो जाती है, बस एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में कि हम ऐसे बिजनेस करेंगे और रिस्क शेयर करेंगे। कोई कंपल्जन नहीं है कि फर्म को रजिस्टर करवाना होता है। दूसरा पॉइंट है मोर फंड्स और कैपिटल। पार्टनरशिप है यार कि बहुत सारे पार्टनर्स आएंगे, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल रेज की जा सकती है। अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैपिटल आ सकती है और ऐसे ही आप काम कर सकते हो जिसकी आपको इच्छा है, जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है। तीसरा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब जो रिस्क है पार्टनरशिप में वो सारे पार्टनर शेयर करते हैं, तो सबके ऊपर से रिस्क कम हो जाता है, बर्डन कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है इंडिविजुअल पे से, ठीक है। फोर्थ होता है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब जो पार्टनर्स हैं वो अपने अलग अलग फंक्शंस अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, भाई तू इस काम में अच्छा है तू ये कर, मैं इस काम में अच्छा हूँ मैं वो करूँगा, तो ठीक है। कोई सिर्फ एक ही इंसान होना तो उस पर सारी जिम्मेदारी रहती है कि उसको सारे काम करने हैं, पर यहाँ पे सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। तो जो वर्क का बर्डन है वो भी कम हो जाता है और एरर्स भी कम हो जाते हैं, तो इसलिए डिसीजन जो है काफ़ी अच्छे बैलेंस्ड रहते हैं। फिफ्थ है पूलिंग ऑफ स्किल्स। अब जो पार्टनर है वो अपनी नॉलेज अपने स्किल्स अलग अलग एरियाज़ में से उठा करके यहाँ पे दे सकते हैं ताकि बिजनेस अच्छे तरीके से काम करे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा, उतने ज़्यादा स्किल्स होंगे। 6 पॉइंट है सीक्रेसी। अब जो पार्टनरशिप फर्म है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लीगली कि भैया उसको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इंफॉर्मेशन की वो बरकरार रहेगी। 7th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने जो साइज़ है, कैपिटल है वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं और उनको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो पार्टनरशिप है जैसा कि मैं कह रहा था कि इनको ज़रूरत नहीं होती परमिशन की, तो वो अपने फर्म में डिसीजंस वगैरह भी ले सकते हैं कि भैया जैसे एक्सटर्नल लेवल में कुछ चेंजेस हुए उनको ठीक लगा अपने वो डिसीजन ले लेते हैं, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्सपेंशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा रहता है और ग्रोथ भी काफ़ी रहती है पार्टनरशिप में। जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं अपने खुद की वेल्थ से भी, बोरोइंग से भी, तो एक्सपैंड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये यार इसके मेरिट्स। अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें भी 8 थे, इसमें भी 8 हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कहता है लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, अभी मैं कह रहा था कि बहुत पैसा आ सकता है पर सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप देखते हो कि भैया पार्टनर्स बने इसमें अनलिमिटेड तो होते नहीं, लिमिटेड होते हैं, तो इसीलिए एक कंपनी जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो जितना पैसा रेज कर सकती है उतना पार्टनरशिप नहीं कर सकती, तो एक सर्टेन लिमिट होती है उनकी ऑपरेशंस की। तो ठीक है, मतलब इस पॉइंट को ना घुमा फिरा के लिख दो, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपेयर करके लिख दो कि भैया तो बहुत फायदेमंद होती है, हमारे पास बहुत पैसा आता है, और कंपनी के साथ कंपेयर करके लिख दो भैया हमारे पास पैसा ही नहीं, बहुत कम पैसा है। बहुत तेज बोल दिया मैंने ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो सारे पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कोई भी लॉसेस वगैरह होंगे, बिजनेस की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो क्रेडिटर्स आके उनके पर्सनल एसेट्स उठा के लेके जा सकते हैं, जैसे उनके घर में पड़ा सोना चांदी, उनके घर के कागज़, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। अब जो पार्टनर्स हैं उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे,
उनके ज़रूरी नहीं है यार कि सब एक चीज़ पे एग्री कर जाएं। ऐसे जो डिफरेंसेस होते हैं आपस में वो ज़रूरी नहीं कि अच्छे से टाइम पे रिजॉल्व हो जाए, और इस वजह से बहुत नुकसान होता है बिजनेस को। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी। अब जो एजेंसी रिलेशनशिप जैसा मैंने आपको बताया था पार्टनर्स के बीच में है, तो जो पार्टनर्स का एक्ट है वो फर्म पे बाइंडिंग है और अदर पार्टनर्स पे भी बाइंडिंग है। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो डिसऑनेस्ट है या इनकॉम्पिटेंट है, इतने काबिल नहीं है, तो बाकी पार्टनर्स के लिए वो डिजास्टर लेके आ जाएगा भाई। तो मतलब बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। जो पार्टनर है ना, वो अपना इंटरेस्ट जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बिना सबसे कंसेंट लिए। इससे जो है लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अब क्या इंटरेस्ट का क्या मतलब यार, तो बेसिकली उसका शेयर है। जैसे कंपनीज वगैरह होती है तो इसमें आप अपना शेयर किसी और को दे सकते हो, लेकिन इसमें बिना सबसे पूछे आप जो शेयर है पार्टनर वो बाकियों को नहीं दे सकता है किसी और को, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पे डिले इन डिसीजन मेकिंग। भैया सबसे बात करनी है, अगर 20 लोग हैं पार्टनरशिप में तो 20 लोगों से आप पूछोगे फिर डिसीजन लोगे, अकेले नहीं ले सकते, तो बहुत टाइम लग जाता है। सेवेंथ है लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब जो पब्लिक को है ना, इस पर ट्रस्ट बहुत कम होता है, फेथ बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अकाउंट्स हैं या एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश नहीं करी जाती हैं, तो लोगों को उनकी डीलिंग्स में ट्रस्ट नहीं होता। उन्हें क्या पता ये सही में प्रॉफिट करते हैं या नहीं। एट्थ पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। जो पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी अनसर्टेन है। किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है या कुछ भी होता है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है। फर्दर जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो बंद हो सकती है अगर कोई पार्टनर चाहे तो, डिमांड करता है तो ये होगा इसके डीमेरिट्स। तो यार इतनी हमने डिसएडवांटेजेस देखी, लेकिन फिर भी जो पार्टनरशिप है ना उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी सिंपल है और कन्वीनियंट फॉर्म है बिजनेस ओनरशिप का। ये बहुत सूटेबल है जहाँ पे अगर बिजनेस का साइज़ थोड़ा छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा नहीं लेकिन थोड़ा छोटा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे भी ये सूटेबल है जहाँ पे पार्टनर्स को ट्रेड वगैरह नहीं करना है, उनके अपने प्रोफेशनल स्किल्स यूज़ करने हैं, तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, स्टॉक ब्रोकर, स्टेट एजेंट्स। तो अब यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, फटाक से बात कर लेते हैं इसकी। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। सबसे पहले होता है पार्टनरशिप एट विल। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे यार कि उन्होंने लिमिट किया है कि भैया इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनको पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। जब जो पार्टनर है वो चाहेंगे भैया कि हमें ख़त्म करनी है पार्टनरशिप, तो उस समय ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये होती है कि भैया या तो स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए होती है। भैया जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, या फिर जब ये हमारा काम जो हमने रखा हुआ है ये खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो या तो टाइम या तो काम, ठीक है। तीसरा वो होता है इसमें जॉइंट वेंचर। अब ये क्या है, अभी इन दोनों से थोड़ा सा अलग है, किस तरीके से बताता हूँ कि अब जैसे इन्होंने कुछ कोई प्रोजेक्ट के लिए रखा हुआ है कि इस टाइम में हम ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, और तो जितने सारे मेंबर्स हैं उसमें जॉइंट वेंचर में वो पर्सनली लायबल होंगे उसके डेट्स और ऑब्लिगेशंस के लिए, बट उनको जनरल जो एजेंसी राइट्स हैं वो नहीं होंगे उनके पास। जो मेंबर्स के राइट्स हैं जॉइंट वेंचर के, वो एक एग्रीमेंट में डिफाइंड होते हैं कि भैया तुम्हारे को क्या क्या राइट्स मिलेंगे। हालांकि जो जॉइंट वेंचर है उसकी किसी मेंबर की डेथ वगैरह से अफेक्ट नहीं होता है। कोई भी मेंबर अपनी मेंबरशिप जो है इसमें से विदड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर जो हमने रखा हुआ है कि भैया ये काम पूरा होने से पहले ये पार्टनरशिप में से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉफिट्स हैं इसमें से आते हैं वो डिवाइड कर लिए जाते हैं अग्रीड रेशो में, वो जो पहले से वो डिसाइड करके रखते हैं वही वाली, ये तो नॉर्मल पार्टनरशिप वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब लास्ट है इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि पार्टनरशिप के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं पार्टनर्स किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं एक्टिव पार्टनर्स। ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं भैया जो डे टू डे बिजनेस में बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इनको एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। ये बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस करते हैं। दूसरे होते हैं स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर्स। अब जो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर्स हैं वो ऐसे हैं कि जो मैनेजमेंट में जो बिजनेस है उसका उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कैपिटल देते हैं बस। उनकी जो एक्टिविटीज़ जो बाकी पार्टनर्स करते हैं ये जी के बेसिस पे रहते हैं भाई, और जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है उसमें इनका हिस्सा होता है। तीसरा होता है यार सीक्रेट पार्टनर। अब एक सीक्रेट पार्टनर वो है जो फर्म में आपके साथ है पार्टनरशिप में, ये चीज़ जनरल पब्लिक को नहीं पता होती।
इस डिस्टिंक्ट फीचर, ये जो इस फीचर है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल रहती है। कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्ट लेगा, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेगा और अनलिमिटेड लाइबिलिटी बियर करेगा। फोर्थ होता है नॉमिनल पार्टनर। एक नॉमिनल पार्टनर वो है जो क्या है कि भैया अपना नाम यूज़ करने के लिए अलाउ करता है फर्म को, बट कैपिटल वगैरह में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। वो फर्म को मैनेज करने में जो है पार्ट नहीं लेता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी शेयर नहीं करता है, लेकिन लायबल रहता है भाई बाकी जो आपकी थर्ड पार्टीज वगैरह होती हैं उसको, क्योंकि उसने तो सबके सामने कह दिया ना, या फिर उसने तो ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ भाई मैं तो इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा हूँ। उसने उनका अपना नाम यूज़ करने दिया, लेकिन वो कुछ काम वाम नहीं करता है। लेकिन क्रेडिटर्स को इस बात से क्या मतलब, उनको पता है कि भैया ये आदमी है, इसने कहा था कि ये पार्टनरशिप में है, तो आओ इसकी गर्दन पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके दो आते हैं पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये दोनों काफ़ी सिमिलर से भी है, काफ़ी बार इसमें ना लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पार्टनर बाय एस्टॉपल में क्या है कि अगर कोई इंसान अगर अपने वर्ड्स से या फिर एक्शन से ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो फर्म का पार्टनर है, लेकिन है नहीं, बस ऐसे रिप्रेजेंट करता है अपने शब्दों से या अपने एक्शन से कि भैया वो मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, तो वो एक पार्टनर बाय एस्टॉपल कहलाएगा। ऐसे पार्टनर की लाइबिलिटी जो है, इसमें जो है लाइबिलिटी जो है वो आउटसाइडर्स के लिए रहती है, भैया उसका बाहर के लोग आके उसका गला पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पार्टनर ऐसे में डिनाई नहीं कर सकता हिज लाइबिलिटी एज अ पार्टनर। जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है उसमें क्या है कि वो उसमें क्या कर रहा है कि अपने आप को अलाउ करता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। वो अलाउ करता है, खुद बोलता है उन्हें कि भैया तुम मेरा नाम ले लो, कि मैं ऐसा बोल दो लोगों कि मैं तुम्हारी फर्म में पार्टनर हूँ, पर है नहीं वो पार्टनर। तो ऐसे में फिर बाद में वो मना नहीं कर सकता कि वो पार्टनर नहीं है, फिर वही चीज़ें इसमें लायबल रहता है। एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ आपको। एस्टॉपल का पहले एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि भैया एक राजू नाम का बंदा आया, उसने कहा कि भाई ये जो ABC लिमिटेड है ना, उसमें मैं पार्टनर हूँ। जबकि ABC लिमिटेड में कौन पार्टनर है, राम और श्याम। जबकि राजू आके ज़बरदस्ती बोल रहे कि भाई इसमें तो मैं पार्टनर हूँ, हाँ भाई इसका पार्टनर हूँ मैं, हाँ। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर ABC लिमिटेड डूब जाती है तो सारे आके इसका गला पकड़ेंगे, मतलब सिर्फ इसका नहीं, रामन श्याम को तो पकड़ेंगे, साथ में इसका भी पकड़ेंगे, ला भैया हमारे पैसे निकालो। और जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि फिर से भाई ABC लिमिटेड है, उसके दो पार्टनर्स हैं राम और श्याम। अब जो राजू भाई हैं वो राम को कहते हैं कि यार भाई तुम एक काम करो, तुम्हें उस कंपनी से डील करनी है ना, तुम मेरा नाम ले देना, कि ये कह देना उनको कि भाई ये जो राजू है ना ये हमारा ही पार्टनर है, ठीक है, तुम्हारी डील पक्की हो जाएगी। भाई ऐसे ही कर देते हैं, उसके नाम पे डील पक्की करवा देते हैं, ये कह के कि भाई राजू तो हमारी फर्म में पार्टनर है। अब बाद में जो है उनकी कंपनी डूब जाती है, तो जो कंपनी वाले हैं जिससे इन्होंने डील करी थी धोखा देके, वो राम और श्याम के साथ साथ राजू भाई का भी गला पकड़ेंगे कि भाई तुम भी तो पार्टनर हो, तुम्हारा ही तो नाम लेके उसने कहा था, तुमने भी कहा था कि हाँ तुमने एक्सेप्ट किया थी ये चीज़, तो भाई हम तो तुम्हारा गला पकड़ेंगे, अपने पैसे निकालो हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ है एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। उम्मीद है आपको ये दोनों डिफरेंस समझ आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। पूरा चैप्टर भी समझ आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा सबका होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके